हम्म। हूँ, यही हूँ इंदौर में। हो गया स्टार्ट। हाँ सर। ठीक है सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, आता हूँ। हाँ हाँ। देखो, मनुष्य का जो जीवन है अपना जितना भी रहेगा, पहले तो 100 साल बताया गया है। बताया गया कि नहीं? ये आश्रम वो आश्रम ये सब चीज़ है। अब मुझे नहीं लगता अपना जीवन 100 साल का रहे। इतने वाहन हो, इतना ये हो, इतना स्ट्रेस है, अटैक मटैक पहले नहीं चलती थी, नई नई जो बीमारियां आ गई हैं। ठीक है। और वही आज जॉब वही नौकरियों का ऐसा दौर हो गया, इतना लोड प्रेशर वाला। पहले इनकी भी ज़रूरत नहीं होती थी, आदमी बढ़िया गांव में अच्छे से रहता, वही घी दूध खाता और वही गांव के जीवन में बढ़िया मस्त रहता था। ना कोई ऑफिस जाना, ना कहीं जाना, मस्त आराम से अजगर सा बैठा है कहीं भी सो रहे हैं, जग रहे हैं और अपनी मर्जी का मालिक था। अब देखो, जब से वैश्वीकरण आया है तब से हर कोई हम तुम पैसे पैसे के लिए भग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं? और जब इस भागम भाग में भाग रहे हैं तो हो सकता है कई जगह एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ठीक। आज हर चीज़ तुम्हारा लोन ईएमआई इस पे चल रहा है और अलग प्रेशर रहता है माइंड पे। दिखावे का दौर है, जब से पैसे का वो आया आया कि नहीं, वैश्वीकरण या कैपिटलाइज्म आया है, विदेशी चीज़ें आई हैं। तो इस चक्कर में हम लोगों पे कमाने का और दूसरी चीज़ों का भी प्रेशर है, बाजार सिटी प्रदूषण कितनी चीज़ें हो गई। तो अब तो नहीं लगता कि वही 100 साल जीवन हो, लेकिन फिर भी अगर हम सरकार 62 साल रिटायरमेंट का मान रही है तो ये तो है कि 62 साल तो रहेगा। ठीक है, इतना तो जीवन हो, ये उससे पहले भी भाई किसी का निपट जाए, लेकिन जितना जीवन है इस अपना मृत्यु लोक में, तो उतना जीवन बेहतर खुशी से बीते, अच्छे से बीते। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हम जिन्हें भले विद्वान माने ना बने, तो उन पूर्वजों ने हमारे इसको बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की है कि ताकि हमारा पूरा जीवन खुशी खुशी बीत सके। खासकर अगर आप हिंदुओं में देखो कि उनने पहले बनाया, जैसे आपका ईयर स्टार्ट करें तो पहले ये संक्रांति तो हालांकि डेट से आती है, तो ये थोड़ा साइंटिफिक ढंग से है कि अगर हम सर्दी आती है तो अगर संक्रांति ना होती तो गरीब घर के लोग उस समय ऐसा गरम या तिली वाला या गुड़ वाला गरम खाना ना बनाते। लेकिन त्योहार के बहाने हर किसी के घर बन जाता है, गरीब से गरीब के बन जाता है और बच्चे तक उसका सेवन करते हैं। तो एक गर्मी से निजात मिलती है और एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है सर्दी सहन करने की। तो जैसे जनवरी से देखें तो आपका पहले मकर संक्रांति जनवरी में, उनने हर 2-3 महीने में भाई आदमी त्योहार के बहाने तो खुश हो जाए, बच्चे आए घर रहे खुश, लड़कियां आए जाएं, मतलब एक प्रकार से वो रहे ताकि इनका जीवन बिजी रहे। और बिजी रहे तो आदमी अकेला नहीं रह पाए, अकेला नहीं रहेगा तो कम से कम अवसाद टेंशन में नहीं रहेगा, खुश रहेगा। ठीक है, इसलिए देखा तुम्हारे हिंदुओं के हर 2-2 3-3 महीने में त्योहार बना रखे हैं हमारे बुजुर्गों ने। भले उन्हें साइंस आती थी नहीं आती थी, लेकिन जीवन ऐसा सेट कर रखा है कि कम से कम किसी बहाने तुम खुश रहो इन त्योहारों के बहाने। तो पहले उनने जनवरी में बनाया। ठीक है। फिर पूरा ईयरली हमें ऐसा बिजी कर रखा है उनने, ताकि हम अपनी लाइफ में जो हमारी हंस खुश के रंग बिरंगी लाइफ अपनी निकलती रहे। ठीक। तो पहले मकर संक्रांति बनाई और त्योहार के बहाने खुशी जरूर हो जाती कि नहीं? त्योहार के बहाने जरूर चीजें बन जाती, जैसे जनवरी में मकर संक्रांति आता है तो इस बहाने अमीर गरीब सबके यहाँ लड्डू बन जाते हैं, तिली वाले दूसरे वाले। ठीक है। और वो आराम से महीने 2 महीने चलते हैं जब तक सर्दी रहती है। इस बहाने क्या है कि गर्म खा लेते हैं। कई तुम्हारे वो नई नहाने वाले राक्षस होते होंगे तो वो नहा लेते हैं, जिससे शरीर की सफाई हो जाती है है कि नहीं? कई ऐसी चीजें हैं जो त्योहार के बने बहाने, कपड़े सफाई ये सब चीजें भी हो जाती हैं, तो उन्हें उनने उसको उस त्योहार को वहां फिट कर रखा है। लेकिन ये त्योहार मुझे लगता है अपने इसका धार्मिक रिवाज कम रहा होगा, ये नया बना है क्योंकि तारीख आधारित है। कुछ अभी आया है चाहे कितने साल पहले आया है, क्योंकि अपने यहाँ तो सब नक्षत्र आधारित होते थे कि नहीं, तिथि आधारित। ये तो किसी मतलब अभी वैज्ञानिक या उसने डाला है 100-200-500 साल पहले, जो भी है, लेकिन अच्छा डाला है इस बहाने। देखो आपके इस बहाने ये क्या है कि वो चीज़ें खा लेते पौष्टिकता, जिससे सर्दी बच जाती। और नहीं तो आदमी ये सोचता है कि चलो फिर कल बनाएंगे परसों बनाएंगे ऐसे बनाएंगे और टल जाता है।
ठीक है। फिर मार्च में अपने लोगों ने होली फिट कर रखी है, कर रखी है कि नहीं। इस बहाने क्या हो जाता है, अपने यहाँ होली है, कहीं इसी समय बैसाखी है, वो है क्या बोलते हैं लोहड़ी है, कहीं साउथ में ओणम है, ऐसा कुछ करके कुछ ना कुछ है लोगों ने है कि भाई फसल तैयार है। ठीक है। और आदमी बीच में फ्री ना रहे। जैसे अब जन्म ये त्योहार मना लिया, पानी मानी दे लिया, अब फसल पक रही है, पकाने में तुम्हें ऐसे कोई मेहनत तो लगानी नहीं है कि उसे उठा उठा के उसे कुछ तुम्हें पकाना हो, तुम्हारे उससे हो रहा हो, तो वो पक के तैयार है। जब तक तुम्हें उनने खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो दिमाग खाली ना हो पाए तो उनने कहाँ बिजी कर दिया तुम्हें, होली में कर दिया कि नहीं। अब होली में बिजी कर दिया तो बढ़िया अच्छे से त्योहार मनाओ। और इसमें एक चीज वो भी रहता है भाई कि किसी का लड़ाई वो हो कुछ हो तो त्योहार में मन बहल जाता कि नहीं, इसको भी रंग लगा दो उसको भी रंग लगा दो। और कोई की एलर्जी वाले शरीर होते हैं तो उन्हें भी कीचड़ में डाल दे तो प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाए। ठीक है। और पहले तो यार बहुत अच्छी लेवल पे होता था कि लोग वाग डंडे तक मार देते थे, कई होते थे मैं इसकी सहन नहीं करता उसकी सहन नहीं करता, तो वो होली पे उसको भी रंग लगा लेते मार लेते जिससे उसकी सहन शक्ति भी बढ़े। ठीक है। तो ये त्योहार अपने यहाँ बना रखा है। इसके बाद फिर देखो कि इस गैप के बाद फिर अपने त्योहार जो है वो बड़े दूर आता है, रक्षा राखी। बीच में त्योहार नहीं है, जबकि अपने हर त्योहार 2-2 महीने में फिट किए गए हैं, जिस भी अपने विद्वान पूर्वज ने रखे होंगे, जैसे तुम बड़े साइंटिफिक है और इस ढंग से। बीच में क्यों नहीं है, बीच में आदमी शादियों में बिजी रहता है, तो वो भी त्योहार सही है। तुम्हारे रिश्तेदार के घर मिलना जुलना वो तो वो भी देखो आदमी बिजी ही सा रहेगा। ठीक है। तो बीच में शादियां हैं तो वो भी त्योहार से ही हो जाता है, किसी ना किसी के यहाँ हर गर्मी में 1-2 शादियां तो रहती हैं। अब उसके बाद यही है जो 4-5 महीने का सीजन हो जाता है। फिर आपकी क्या है, राखी है। तो राखी के यहाँ अपने जो रिश्ते हैं वो बने रहते हैं, बहन आ जाती है और इस बहाने बहनें थोड़े बहुत कमा लेती हैं, कुछ कंजूस भाई रहते तो देते ही नहीं है। ठीक है। और मतलब जो भी है रिश्तों का मिलना जुलना लगा रहता है। कई दिनों बाद आजकल ऐसी वो बिजी लाइफ हो गई है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे पूरे इतने इतने बच्चे भी कलेक्टर ही कर रहे हो जैसे, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती और ऐसा कुछ बहाने भी हैं। ठीक है। तो भाई उस त्योहार के बहाने ये सब जो बहाने हैं वो कम होके लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, फिर खुशी वाली बात होती है। वो लड़की आके अपनी सास की बुराई कर जाती है इधर, तो दिल सुकून होता है। बाकी मम्मी कर तो कुछ नहीं पानी, लेकिन थोड़ा सुकून मिल जाता है। ठीक है। भाइयों को सुना जाती, वो भी कहते हैं ठीक है मैं आके देख लूंगा, जबकि देखना उन्हें क्या है, वही रहता है, झेलना तो यही है। ठीक है। राखी, राखी के बाद फिर उनने बना रखी है जन्माष्टमी। ठीक है। यहाँ खूब बना रखे हैं क्योंकि इसका एक रीजन है, पहले बरसात में जो जो फसलें वगैरह होती थी, ठीक है, तो बरसात की फसलों जब पक जाती थी या तैयार हो जाती थी तो आदमी के पास खूब अर्निंग भी होती थी। पहले बरसात में ही अर्निंग होती थी क्योंकि बारिश आधारित वो था और नहर और ये सिंचाई के साधन थे नहीं, तो यही आदमी के पास पैसा होता था। ये तो राखी और ये जन्माष्टमी इसलिए भी रही क्योंकि भाई फसल बो दी जुलाई में, अब आदमी फ्री है, लड़ेगा, खाली बैठा है तो क्या त्योहार में बिजी कर दिया। फिर लगभग फसल पहले ये दिवाली के आसपास ही आती थी, तो बीच में फिर उनने गणेश जी जन्माष्टमी वो नवरात्रि वो बना दी कि आदमी फ्री ना रह पाए। फिर थोड़े दिनों बाद दशहरा भी तुम्हारा, दशहरे के बाद फिर दिवाली। ठीक। अपना भगवान का भी वो है और इस वजह से पूरा अपना जो चरण है वो त्योहारों का बना रहता है, जिससे आदमी बढ़िया साल भर खुशी बना रहता है। और इस प्रकार त्योहार रखे गए हैं ताकि उसकी लाइफ बेहतरी से यहाँ निकल पाए पृथ्वी पर खुश होके। ठीक। ऐसे ही उनने इसी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो परंपरा स्थापित करने वाले लोग हैं, तो उनने कहीं लोकगीत बनाए हैं। क्या बनाए हैं? लोकगीत, लोक गायन। और ये जितने भी लोकगीत हैं वो अधिकतर उसी समय गाए जाते थे जब वो लोग फ्री रहते थे। कब कब फ्री रहते थे तो बताओ। है? है? तो देखो बेटा, फ्री रहने का उनका जो सीजन है वो रहेगा कब, जुलाई में फसल बो दी, अब दिवाली से पहले और नवदुर्गा के बाद में फसल कटेगी।
उस समय फ्री है बारिश के, उसमें बारिश हो रही है और आराम से व्यक्ति बैठा है, बारिश की फसल का तो ऐसा ही होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि बारिश उसे ही करानी, बादलों से टांग टांग के पानी लाना, ऐसा तो है नहीं। तो ज़्यादातर जो गाने का समय होता था हमारे यहाँ, तो वही सावन और उसके आसपास का सीज़न होता था, या फिर तुम्हारा सर्दियों का सीज़न रहेगा। तो मोस्टली जहाँ भी ये लोकगीत या गांव के जो गायक होते थे या गांव के जो लोग होते थे समय पास करने के लिए, वो ज़्यादातर बारिश के सीज़न में हो। जैसे हमारे बुंदेलखंड में आला गाया जाता है, आला सुना होगा, दो बड़े वीर भाई थे, आला उदल। सतना तरफ के होंगे तो उनने आज भी कहानी सुनी होगी कि उनमें से जो आला हैं आज भी मैयर माता के वहाँ आते हैं और शायद रोज उन्हें फूल चढ़ा या जो पूजा है वो करीब मिलती है। ठीक है, ऐसी मान्यता आज भी है। और आला इतने बड़े वीर थे कि जिनकी वीरता के बारे में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे इंडिया में हिंदू राजाओं में बहुत बड़े राजा माने गए कि नहीं। तो कुछ युद्धों में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह मान लो पराजित तो नहीं किया था। वो दिल्ली के राजा थे और ये क्षेत्रीय राजा थे। दिल्ली के राजा और क्षेत्रीय राजा, तुम समझ रहे हो। नरेंद्र मोदी को अगर कोई गोवा का आदमी हरा नहीं दे, बराबरी का निर्णय कर ले, या उससे नरेंद्र मोदी 2-4 वोट से जीते, तो किसकी जीत मानी जाएगी? उसको कोई टक्कर देगा? इतना मजाक थोड़ी है। कहा जाता है कि आला उदल के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, आलाखंड और दूसरी जगह, कई उन्हें इतिहासकारों ने लिखा था, उस लड़ाई में जो आला है वो तो जिंदा रहे थे लेकिन उदल मर जाते हैं। लेकिन आला उदल ने ये हालत कर दी थी पृथ्वीराज चौहान की कि पृथ्वीराज चौहान जमीन पर पड़े थे, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, पूरी तरह मूर्छित हो गए थे और उन्हें गिद्ध खा रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के हाथ पैर पूरी तरह जख्मी, या जिसे अपन बोलते हैं मूर्छित हो जाना। ठीक है, लेकिन तभी किसी ने आला को समझाया, उदल के जो बड़े भाई थे, कि यार वो देश के बड़े राजा हैं और अब मूर्छित हो गए और निहत्थे पे वार करोगे क्या तुम? तो उनने कहा नहीं, इनने मेरे भाई को मारा इसी युद्ध की वजह से, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब समझाया कि यार तुम धर्म में योद्धा हो, सामने वाला आदमी मूर्छित पड़ा है, बिना हथियारों का पड़ा है, तो तुम उसे क्या मारोगे? और फिर उन्हें पता नहीं हृदय में कैसा परिवर्तन हुआ कि उसी समय युद्ध भूमि छोड़ के और भाग जाते हैं। और कहने की बात, पृथ्वीराज चौहान को किसी युद्ध में मूर्छित करना मजाक है क्या? जिस युद्ध में वो पूरी तरह लड़ने तैयार थे, ऐसा नहीं था कि ये मोहम्मद गैरी जैसा अचानक किया आक्रमण था या धोखा था, आमने सामने की लड़ाई थी। ठीक है, अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है, कुछ कहानियां इस प्रकार की हैं कि उनने, और ये लिख लो, संसार का ये सबसे बड़ा वो है महाकाव्य अलाउद्दीन, जिसके 69 पार्ट है, और ये अपने एमपी के साहित्य में भी है। और ये लिखा किसने था? जगनिक ने। किसने लिखा था? जगनिक। और हिंदी का एक रस है, वीर रस, ठीक है, उसमें ही लिखा गया था। जो शुरुआती आदि काल है हिंदी का, वो वीर गाथा काल कहलाता है, तो उसी गाथा काल की ये कहानी है। ठीक है, जैसे इंडिया में महाभारत मान लो, ऐसे ये बड़ा वीरता वाला वो है आलाखंड। और इनके बारे में पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, बोली जाती हैं। आशुतोष राणा ने इस आलाखंड को अपनी आवाज़ दी है और बढ़िया वो है, कभी सुनना, उसमें लिखना आलाखंड बाय आशुतोष राणा। बड़ी वीरता पूर्वक उनने सुनाया है और वो अपने इसमें है भी, अपने उसमें एमपी से इनका संबंध रहा है, तो एमपी के बड़े वीरों में से एक हैं अलाउद्दीन। ठीक है, इनको जो प्रसिद्धि मिली थी, इनको जो योग्यता मिली थी, उसमें मैयर वाली माता का बड़ा योगदान था। ठीक है, तो आज भी कहा जाता है कि आला मरे नहीं है, और अपने यहाँ कई लोगों की अमर गाथाएं चलती हैं, जैसे अश्वत्थामा की चलती है। ऐसे ही किसी ने आला को मरते नहीं देखा तो उनकी अमरता की बात भी सुनी जाती है। और कहा जाता है कि आज भी चाहे जैसे गेट लगाओ, लॉक लगाओ, और मैयर में आज भी सबसे पहले वही पूजा करने आते हैं। जल चढ़ा मिलता है, फूल मिलते हैं, अब जो भी मान्यताएं, अपने यहाँ कई धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं
और इनकी वीरता में लिखा गया है कि शायद इनने अपने जीवन में 51, जहाँ तक मुझे याद है, और चेक कर लेना अगर कुछ है, 51 लड़ाइयाँ लड़ी थी और किसी भी लड़ाई में नहीं ये हारे थे। कितना? 52, हाँ 52 लड़ाइयाँ, 52 लड़ाइयाँ इनने लड़ी और किसी भी लड़ाई में ये हारे नहीं। मांडू में इनके जो पिताश्री थे, इनके पिताश्री को मारा गया था मांडू वाले राजा ने, या जो भी मांडवगढ़ थे उस समय, क्या मांडवगढ़ नाम दिया गया है, तो वहाँ उनके पापा का जो शीश है ऐसे पेड़ों पे टांग दिया गया था। तो ये वहाँ आए बेस मेस बना के, फिर बदला लिया और वहीं से उनकी ये लड़ाई की शुरुआत हुई, क्योंकि किसी ने इनको चढ़ा दिया था, बड़े वीर हो तुम, अपने बाप का तो बदला ले नहीं पाए। ठीक, फिर यहाँ से लड़ाई होते 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 वहाँ तक पहुँची कि इन आखिर में पृथ्वीराज चौहान से भी वो जो लड़ाई है ड्रॉ खेली, जीते भले नहीं, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान से बराबरी भी मजाक नहीं होती है। और कुछ लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के लड़के को इनने हराया भी, 1-2 लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान, तो देखो राजा तो वैसे ही लड़ने नहीं आता है, आते तो उनके सेनापति हैं, तो पृथ्वीराज चौहान के लड़के को, उनके सेनापति को कई बार हराया। और दूसरी चीज पे तुम्हें मजा आ जाएगा कितने बड़े राजा थे, इनने पृथ्वीराज चौहान की लड़की को अपहरण किया था, क्योंकि इनके दोस्त, इनके राजा के लड़के थे परमारी देव। ठीक है, तो परमारी देव जो थे, उनके बेटे को पृथ्वीराज चौहान की लड़की पसंद आ गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने किसकी लड़की से शादी की थी? जयचंद की। किसकी से की थी? जयचंद की, संयुक्ता या जो भी नाम है। तो पृथ्वीराज चौहान ने तो उसका, इन लोगों ने जयचंद और दूसरे लोगों ने बदला के टाइप में, या जो भी है रियल भी रहा हो, ठीक, तो इनके राजा के लड़के को पसंद आ गई। उसका लड़की का नाम था, पृथ्वीराज चौहान की लड़की का बेला। क्या नाम था? बेला। ठीक है, तो इनने बेला, उनने कहा, और उसके राजा के लड़के ने कि यार वो आला यार पसंद आ गई है और डर लग रहा है। बोले पृथ्वीराज चौहान की वो लड़की। तो बोले तू टेंशन क्यों लेता, भाई है तेरे साथ। तो ये भाई भाई के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान की लड़की उठा ला है। ठीक है, और कई पहले, उससे पहले लड़ाई हुई छोटी, जैसे उनका भाई आया उस लड़की का, फिर उनके सेनापति आए, ठीक, और फिर जाके जब स्वयं पृथ्वीराज चौहान आए तो उस समय भी भयंकर लड़ाई हुई। वो तो उनका दिन बुरा था, हो सकता है पृथ्वीराज चौहान भी शायद हार जाते, लेकिन उन्हें समझाया गया कि यार तुम क्षेत्रीय राजा हो, तुम इतना नुकसान कर दोगे तो पृथ्वीराज चौहान को बाद में समस्या आएगी। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अगर आलाऊ दल से नहीं भिड़ते तो उनकी इतनी बड़ी सेना का नुकसान नहीं होता। अब तुम समझना युद्ध कहां तक, किस लेवल पे था। पृथ्वीराज चौहान की सेना थी 1,40,00,000 से ऊपर, 1,40,000 से ऊपर। कितनी? और इनकी सेना, स्थानीय राजा हैं, 2-3-4 जिले के राजा थे, महोबा और ये अपने बुंदेलखंड जो एरिया है, छतरपुर और ये सब बेल्ट के राजा थे। ठीक है, कालिंजर वगैरह इस एरिया के राजा थे। इनके पास सेना थी 12,000। कितनी? 12,000। और जब युद्ध समाप्त हुआ था, तो युद्ध समाप्त होने पर उनकी जो ये लगभग 1.5 लाख सेना थी वो बची थी 8,000। कितनी? 8,000। और इनकी 12 लाख में से सेना बची थी 7,000। मतलब इनने उनके 1.5 लाख निपटा दिए और उनके कितने मरे? 5,000। तो ये ज्यादा वीर माने गए कि नहीं? ये 1.5 लाख से 7-8 हजार पे आ गए और वो 12,000 से 7-8 हजार पे। और हाँ, उनका राजा मूर्छित हो गया था, युद्ध भूमि में पड़ा था, और ऐसी हालत थी कि अगर आला को दया नहीं आती या लोग समझाते नहीं कि भाई वो पृथ्वीराज चौहान निहत्थे हो गए, तो शायद आला हो सकता था पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में निपटा भी देते। और एक स्थानीय राजा के सेनापति थे। ठीक है, और वो स्वयं राजा थे, और उनका उनने मंत्री भी निपटा दिया था। उनने पृथ्वीराज का मंत्री और सब लोग, पूरी सेना निपटा दी थी। पृथ्वीराज चौहान को तो सिर्फ लोगों ने छुड़वाया था या दया के उससे छूट गए थे कि बोले निहत्थे हो, मूर्छित पड़े हैं, उस पर वार करना गलत माना जाएगा, सदियों तो तक तुम धोखेबाज कहलाओगे। ठीक है, और इनके राजा युद्ध भूमि में ही नहीं आए थे, उनके राजा को युद्ध भूमि में आना पड़ा, ये भी बहुत बड़ी बात है।
अलाउद्दौला के राजा युद्ध भूमि तक में नहीं आए थे और पृथ्वीराज चौहान खुद युद्ध भूमि तक में आ गए थे, तो इनका तुम लेवल समझ सकते हो। ठीक है, वीरता में बहुत बड़ा नाम है इनका अलाउद्दौला का, कि कहाँ है राष्ट्रीय स्तर का राजा, कहाँ स्थानीय ये सेना। जगनिक जो इन्हीं के मित्र मंडली में थे और लेखक भी थे, दरबारी लेखक। इनके बारे में एक वो कहावत है कि बड़े लड़ाके महुआ वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे। इस टाइप में है कि एक को मारे तो दो तीन तो ऐसे ही मर जाए। ठीक है, इनकी मार सही ना जाए, कुछ इस प्रकार की बड़ी लाइनें हैं जो संजो बघेल और दूसरे लोगों ने अपनी आवाज देके इसको बड़ा फेमस कर दिया है। ठीक है, और चाहो तो सुन सकते हो आशुतोष राणा की आवाज में भी, मध्य प्रदेश की माटी करके कोई एक वो है उस पे FM वगैरह पे, तो बहुत बढ़िया, एक दो सुन सकते हो। ऐसे करके तुम्हारी नॉलेज ही बढ़ेगी, फायदे में रहोगे। ठीक, तो अगर हम लोक गायन की बात करें, लोक गायन का मतलब है लोकल सिंगिंग, ये स्थानीय सिंगिंग गाने की स्टाइल है लोक गायन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन फोक सिंगिंग। ठीक है, तो अगर हम ये एरिया बुंदेलखंड है, बताने की तो जरूरत है नहीं, कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में है पहले तो क्या, आला गायन। कौन सा गायन है, आला गायन। ठीक है, दूसरे अगर अपन बुंदेलखंड में पहुंचते हैं तो देखो कुछ गायन तो जो तुम्हें हर जगह है सेम ही मिलेंगे, जो उनका नाम है वही वहां का गायन रहेगा। जैसे बुंदेलखंड में एक आपने सुने होंगे बुंदेली सॉन्ग, बुंदेली लोकगीत। ठीक है, जो यहाँ का स्थानीय वो है, और ये तो हर जगह रहेगा। जैसे मालवा में मालवी लोकगीत, निमाड़ में निमाड़ी लोकगीत। तो इसके कुछ बड़े अच्छे प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनमें हमारे यहाँ फेमस रहे हैं, वहां से देशराज पटेरिया, नाम सुना है किसी ने बेटा? हाँ, एक चीज याद रखना, मुझे कल वो नाम याद नहीं आया। अभी राई में एक जो व्यक्ति है उनको वो मिला है पद्मश्री, और जिनको पद्मश्री मिलता है वो मध्य प्रदेश के PSC या कोई एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि मुल्क मुश्किल से 2-3 को तो मिलता ही है। तो राई में कोई पंडित हैं यहाँ सागर के आसपास के, उन्हें पद्मश्री मिला है, और वो क्वेश्चन आपका 500% PSC में आएगा, और PSC चाहे पटवारी हर एग्जाम में आएगा। अब वो 3-4 लोगों को मिला है, लेकिन उसमें से एक बुंदेलखंड से राई में मिला है, जो अपन राई का डांस की बात कर रहे थे अपन कल। ठीक है, और वो जरूर क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी 1-2 आए थे, वो चित्रकारों के नाम आए थे कि नहीं, वो पद्मश्री उसमें, हाँ भूरी बाई, 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो वो तो जरूर आने हैं। ठीक है, तो इनका नाम जरूर आएगा, चाहे पटवारी हो चाहे कहीं भी। बुंदेली लोकगीत देशराज पटेरिया। और तुम लोकल के लोग हो तो उन्हें, लोकल के लोग जो बुंदेलखंड हैं तो वो बहुत जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक इनका बड़ा फेमस गाना है, मैंने भी सुना है, मतलब उतना वो बहुत फेमस होगा तब जाके हमने सुना है, क्योंकि अपन लोग वैसे ही बाहर रहते हैं। तो एक गाना है, जैसे हमारे यहाँ या तुम लोगों ने सुना होगा, मतलब सैया बोला जाता है हस्बैंड। ठीक है, और चुनाव तो चुनाव जानते ही हो, और तो उसमें एक उनका वो गाना बड़ा फेमस है। आप जानते हो कि चुनाव में बहुत पैसे की बर्बादी होती है, और लड़कों को चुनाव लड़ने की बड़ी वो रहती है गांव में, ये वो, और चुनाव लड़ने के लोग बड़े फुलाते हैं कि तुम ही जीतोगे, ये हो, तुम हारोगे ही नहीं। जैसे हम भी गांव में जाएं तो हमसे भी बोले जाते कि नहीं तुम नहीं हारोगे, तुम ही खड़े हो जाओ, ये वो, और फिर पैसा वैसा निपटा के और मजे लेते हैं। जैसे आपको हर किसी से बोलते हैं तू लड़ ले भाई चुनाव, तू जीत जाएगा। तो उसमें ऐसा ये एक अपनी वाइफ जो है अपने हस्बैंड को रोक रही है, और सौतनिया, सौतनिया का मतलब है दूसरी वाइफ ले आना। ठीक है, तो वो अपने, इनका वो गाना बड़ा फेमस है इस टाइप से कि सैया लड़ना नहीं चुनाव, चाहे सौतनिया ले आओ। मतलब चुनाव मत लड़ो, चाहे तो भाई दूसरी शादी कर ले। ठीक है,
तो वो कहते हैं कि भाई मुझे पूरे गांव के वोट मिलेंगे और ये मिलेंगे, तो वो कहता है जो इसमें क्या है, जवाब ही चलता है, एक तरफ लड़का बोलेगा एक तरफ लड़की बोल, जैसे अपने बॉलीवुड में भी ऐसे ही है। कई गोविंदा की मूवी नहीं देखे होंगे, वो यहाँ से कुछ कहते हैं तो वो उधर से कहता है नहीं 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 ठीक है, या एक वो नहीं है उसका कि तुझसे ही शादी कराऊंगा करके कुछ है, वो कहती चाहे मर जाऊं नाच के बेटे तुझसे नहीं करूंगा कुछ है इस टाइप के रहते हैं कि नहीं। फिर आखिरी वो कहता है जहर की पुड़िया लाओ ये लाओ, फिर वो कहती है कि चलो ठीक है मैं कर लूंगी, ऐसा है। तो ये भी एक प्रकार का जवाबी टाइप का है कि यहाँ से वो गाते जाते हैं। तो बाखर का मतलब होता है फैमिली हमारे यहाँ। तो बोले तुम्हें तो वोट नहीं देंगे बाखर के ही, मतलब अपने घर के ही नहीं देंगे, पूरा खा जाएंगे, तुम्हारा कर्ज करा देंगे। एक दो सॉन्ग और हैं कि जिसमें जो लेडीज है या जो वाइफ है वो बनी रहती है कि मैं तो अपने घर से खूब खाई पी आई हूँ, तो वो कह ऐसी रहती है, तो बोले तुम दिख रही हो कितनी खाई पी, ऐसे मतलब नोक झोंक टाइप के। तो इसमें रोमांटिक टाइप के कई सॉन्ग है, कई सामाजिकता से रिलेटेड हैं, कुछ सीख से भी रिलेटेड हैं, कुछ चुनाव से भी है, इस टाइप से वो है। देशराज पटेरिया मतलब बुंदेलखंड के आप मानो लोकगीतों के अपने जैसे अपन बॉलीवुड में माने कौन, बड़े से बड़ा नाम किसको मान सकते हो तुम, है लता मंगेशकर। हाँ इतना बड़ा नाम है इनका, ठीक है। बुंदेली लोकगीत आला गायन। फिर है देखो और दूसरी पे अपन जाएं तो बम्बुलिया। और बुंदेलखंड का कल्चर अपने पूरे एमपी में सबसे बड़ा है, अगर हम कल्चरल वाइज कहें। भले ये क्षेत्र जो है यहीं तक है बनाने को, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन बुंदेलखंड की भाषा और कल्चर की बात करें तो यहाँ दमोह, नरसिंहपुर, ये सब जगह तक, जबलपुर, इवन बालाघाट सिवनी तक पहुंचता है, यहाँ सतना तक, ये पूरा एक जगह एक ही कल्चर जाता है। भले अपन उसकी बात अलग करें, किसकी बात, क्षेत्र की बात या ज्योग्राफिकल बात करें तो 4-5 जिले हैं, और कल्चर की बात करें तो जो पूरा खाली एरिया बचता है मध्य प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड, देशराज पटेरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, यहाँ निचले बेल्ट तक सुने जाते हैं। भाषा बुंदेली, अगर आप बोली की बात करें तो इन जिलों तक बोली समझी जाती है। क्या बोलते हैं, सतना, यहाँ तक पन्ना, रीवा, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये बहुत बड़ा दमोह, इस यहाँ तक का बेल्ट है ये बुंदेलखंड कल्चर और लैंग्वेज वाला। सबसे बड़ा कल्चर में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का यही है। और बोली में भी बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा एरिया बुंदेलखंड बोली बोली जाती है, ठीक है। बम्बुलिया फिर क्या है, बम्बुलिया का मतलब है भोला गीत। भोला गीत जानते हो, सावन के टाइम जो लोग कावरे भरने आते हैं, कावरे जानते हो, वो गंगा का पानी, तुम्हारे यहाँ नर्मदा का पानी भरते हैं, ठीक है, और लाके उस पर बड़ी तपस्या से लाते हैं, नीचे नहीं रखना, और रास्ते में करते चले जाते हैं। गाना कोई भी गाए बीच में बम भोले गाते हैं कि नहीं। जिनको कुछ ज्यादा नहीं आता, हम जैसों को तो बस वही वेट करते हैं बम भोले कैसे बोल रहा हो। जैसे तुमने हवन में नहीं देखा, जिसको कोई कुछ नहीं आता तो वो बस वो गाते हैं स्वाहा, बस उन्हें स्वाहा का ही ध्यान रहता है ठीक है। तो ऐसे ही इनका है कि जो गाने वाले सब गाते हैं लेकिन बम भोले सब गाते हैं। तो वो ये बम भोलिया या भोला गीत जब सावन में या महाशिवरात्रि, खासकर सावन में ज्यादा इनका चलन है, जो वो कावड़िया गाते हैं उनको बम भोलिया या भोला गीत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाग। फाग सुना है? फाग वो होली वाला, ठीक है। होली पे गाने गाए जाते हैं, देवर भाभी के नोक झोंक वाले या वो राधा कृष्ण वाले, ठीक है। और फाग के कुछ गाना इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, वो लोकल गाने थे, इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए कि आज उन्हें पूरा इंडिया जानता है, समझता है। जैसे खई का पान बनारस वाला, वो फाग वाला ही है क्या? नहीं नहीं, होली खेले रघुवीरा अवध में, ठीक है। और वो आज ना आज तो मैं लगाऊं रंग, ऐसा कुछ है। होली के कई सॉन्ग हैं, एक देसी सॉन्ग है।
और जिनको अमिताभ को उसमें फिल्माया गया है और बड़े सॉन्ग बन गए हैं, एक तो यही हो गया होली खेले रघुबीरा अवध में, ये होली वाले स्थानीय सॉन्ग है। और भी कई ऐसे सॉन्ग हैं जो उन पे फिल्माए गए हैं फिल्मों में, या वो स्थानीय सॉन्ग थे, आज उनको आवाज़ दे के बड़े लेवल पे पहुंचा दिया है। ठीक है, वो सब फाक का ही सेंस थे, लेकिन उन्हें बॉलीवुड ने उनको अपने उसमें यूज कर लिया है। होली खेले रघुबीरा या वही आज रंग लगाए, या जो सब इससे रिलेटेड हैं वो इसी के थे। फाक, फाक के बाद अगर इसमें बात करें हम, जगदम्बे का पुरावा। यह जगदेव पुरावा, ठीक है। इसके बारे में जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं इसमें सही भी हूँ, हो सकता है गलत भी हूँ, यहाँ देख लेना। ये नवदुर्गा से रिलेटेड होते हैं कुछ, ठीक है, जो वहाँ गाए जाते हैं, या गाने की इनकी स्टाइल है। एक और है देवारी गायन, हालांकि ये अब प्रचलन में कम है, क्योंकि जैसे जैसे ये नए सॉन्ग आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पुराने सॉन्ग, पुराने गाने की स्टाइल है, पुराने कल्चर, पुराने रीति रिवाज, पुराने खाना, पुराने लोग सब तो निपटते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जो आज वैश्वीकरण में जो कंपटीशन कर पाएगा वही डट पाएगा, और इनकी इतनी कमाई भी नहीं होती है स्थानीय गायकों की कि उन्हें दूसरे काम धंधे अपनाने पड़ते हैं। एक दो ही चलते हैं, बाकी सब फ्लॉप से हो जाते हैं। तो इस वजह से वो जो कल्चर है वो भी लगभग लगभग क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, और उनको गाने वाले अब जो नए लड़के हैं, अब सब नए सॉन्गों में हैं। छोटे बच्चे बचपन से ही बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं, समझ रहे हैं, थिरक रहे हैं, तो कहाँ पुरानी चीज़ें फिर कौन बचाएगा। और पुराने गाने वालों को अपन ही अब राई माई पे जो है अपन ही लोग महत्व नहीं देते, तो वो पुराने लोग चले जाएंगे, उनके साथ कल्चर चला जाएगा। ठीक है, देवारी गायन, और एक और है इसमें बेराइटा गायन। ठीक है, ये कम जाने कम समझे आ जाने वाले, कम यूज वाले हैं, एग्जाम में हो सकता है आ जाए, उससे रिलेटेड रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, बघेलखंड। हाँ, यहीं के यहीं बघेलखंड कर लेते हैं। बघेलखंड को देखो, ठीक है, ये एरिया लगभग कल्चरल रूप से बघेलखंड है। बघेलखंड में एक तो मैंने कल बताया ही था, ये एरिया बघेलखंड है, अलग से तो नहीं लिखना है बघेलखंड। एक तो कल बताया था मैंने बिरहा, ठीक है, इसी को कहीं कहीं अहिराई भी बोलते हैं। अहिराई, अहिराई इसलिए बोलते हैं, लोगों का ये मानना है कि इसको ज़्यादातर ये जो अहिर परिवार है, जैसे यादव है, हम लोग हैं, हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन यहाँ हो सकता है। ठीक है, भगवान कृष्ण कलाकार थे रास और उसमें, तो यादव भी गाने और दूसरी चीज़ों में कलाकार होते हैं। ठीक, तो उनका एक मतलब स्पेशली कास्ट वाइज उनका वो है, तो उसको ये बिरहा या अहिराई बोलते हैं। इसलिए इस एरिया में उन्हें भी पद्मश्री मिला है, लेकिन ये थोड़ा एरिया यूपी से लगा है, तो इसमें कलाकार ज़्यादातर यूपी के हैं, लेकिन असर उनका यहाँ रहता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो यादव घराने हैं या कलाकार जो है वो मोस्टली यादव ही हैं, उन्हीं को पद्मश्री या पद्म भूषण जो भी मिला है वो मिलता रहा। लेकिन चूंकि ये एरिया, देखो बॉर्डर तो ज्योग्राफी की होती है, कल्चर की और लैंग्वेज की थोड़ी होती, तो ये यहाँ भी इनका बहुत असर है, और ज़्यादातर गायक यादव हैं,
तो इसको अहिराई और दूसरे नाम भी दिया गया है कि भाई अहिर गा। अब देखो किसी की जाति नहीं होती, जब किसी को बाहर गाना होता है तो बाहर भी गा लेता है। जैसे भांगड़ा में कौन सा पंजाबियों का ही हक है, गरबा कौन से गुजराती ही करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया तो बिरहा होने को तो रिलीजियस ही है, कैसा है, रिलीजियस। अब तो देखो सब मिश्रण हो गया तो कुछ भी कुछ नहीं बचा, लेकिन बिरहा का मतलब होता है रिलीजियस में वो जो दर्द भरे हों और दुख भरे टाइप है, कल बताया था, ठीक है। बाकी अब तो सब मिक्सअप है, सब चल रहा है। अपना सूफियाना में अकेला सूफियाना बचा, ना कव्वाली, अकेली कव्वाली बची, 2 लाइन कव्वाली चलती है फिर डीजे बजने लगता है रिमिक्स के दौर में, है कि नहीं। तो ये रहता है। जैसे एक बहुत सूफियानी लाइन है, रॉक स्टार मूवी देखी किसी ने, देखी है? नहीं देखी तो देख लेना जिनने नहीं देखी हो। तो उसमें एक सूफियाना लाइन, या जिसको अपन बोले शायराना लाइन, सूफियानी टाइप की है, जो बड़ी फिलॉसफी या दर्शन में यूज होती है। तो गाना उनने बाद में वही रिमिक्स या इंग्लिश स्टाइल में बनाया है, लेकिन लाइनें वही सूफियाना वाले से स्टार्ट की है कि कागा रे कागा तो से इतना आ रहा, जैसा कुछ है क्या लगभग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं होता है लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं। कागा रे कागा तो से इतनी अरज तू खइयो ना तू नैना मोरे, ठीक है। ऐसा, हाँ, कागा रे तुझसे इतनी अरज या इतनी बिनती है, चुन चुन खइयो मांस, मांस मेरा, जैसे अब मैं मर जाऊं तो मेरा मांस बड़े मजे से खाना, लेकिन चुन चुन के खाना, थोड़ा रुक रुक के खाना। खइयो ना तू नैना मोरे, मतलब मेरी आंखें मत खाना क्योंकि मुझे पिया मिलन की आस। इसका मतलब ये है बेटा, जब अपन मर जाते हैं तो अपनी आंखें थोड़ी देर तक जिंदा रहती हैं। ब्लड आपके मरते ही खराब हो जाता है, कई अंग आपके मरते ही खराब हो जाते हैं, ठीक। लेकिन आंखें, जैसा माना गया है या जैसा मैंने पढ़ा है कि 3 से 6 घंटे और जिंदा रहती हैं। इतने के बीच में अगर वो किसी को ट्रांसप्लांट हो जाती हैं तो वो वर्किंग रहती हैं। तो वही जो जो बंदा होगा या जो भी बंदी रही होगी जिसने कहा होगा कि उस जिस लड़का या जिस लड़की को भाई वो चाहता होगा, ठीक है, तो अब वो भाई उससे या मिलने नहीं आ रहा हो या ना देख रहा हो या उसने धोखा दिया होगा, ठीक। तो उसने जो भी उसे उम्मीद रही होगी तो उसने कहा कि अब मैं मर रहा हूँ तो जिंदा जिंदा में तो मेरे पे आई नहीं है, लेकिन मरने पे आएगी या आएगा जो भी है, ठीक है। मेरे मरने पे तो हमारे, तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम दुश्मन के लिए भी अच्छे हो, मौत के बाद तो सभी लड़ाइयाँ रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई जिंदे जिंदे में तो मेरा जो प्रेमी प्रेमिका है वो नहीं आए, लेकिन मरने पे जरूर आएगा। और इसलिए मांस तुम कहीं से भी खाना, हाथ खाना, पैर खाना, गाल खाना, लेकिन आंखें मत खाना, थोड़े रुक के खाना, क्योंकि मुझे पिया से मिलने की आस है। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें कितने समय तक जिंदा रहेंगी? 6 घंटे तक। तो वो आएगा तो मैं कम से कम दर्शन कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। तो ये सूफियाना लाइन से स्टार्ट होती है और फिर बाद के बाद में गाना क्या बन जाता है, वही हा हु हा जो था बन जाता है कि नहीं। तो आजकल तो सब में सब मिक्स कर देते हैं, कुछ कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले इनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। तुमने देखा होगा कि पुराने लोग कोई लिखते थे रीति स्टाइल में, कोई लिखते, प्रेमचंद वगैरह को सुना होगा, कोई की अलग शैली थी, कोई की अलग शैली थी, कोई की अलग शैली थी, सब अपनी अपनी शैली में लिखते थे कि नहीं। सबका अपना व्याकरण था, सबके अपने वो थे, जैसे दोहे इतनी लाइन में, चौपाई इतनी लाइन में, उलाला इतने में, हर चीज़ अपने में। लेकिन आजकल तो जो भी तुम लिख पाओ लिखो, तो भी आदमी नहीं लिख रहा है, ठीक है। आजकल तो लिखने के नाम पे अपन इतने आलसी आ गए हैं कि अपन किसी बात में खुश हैं तो अपन इमोजी से काम चला रहे हैं, है कि नहीं। सिंधु सभ्यता की, अब किसी से गुस्सा हो तो थप्पड़ चपटा वो ऐसे कर देते हो कि नहीं, किसी से अगर और ज्यादा गुस्सा हो तो लाल मुंह। आजकल इमोजी का दौर चल रहा है बेटा। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो भी नगर सभ्यता थी, और नगर का आदमी ऐसे ही आलसी और सुविधा वाला हो जाता है। तो सिंधु सभ्यता की भी लिपि जो है वो इसी टाइप की थी, भावनात्मक, मतलब एक्सप्रेशन या इमोशन या भाव इस टाइप में। और अपन ने 4-5 हजार खूब वो किया, 4-5 हजार साल खूब अपन ने विकास किया और फिर वहीं आ गए। सिंधु सभ्यता में भी खूब महिलाओं की चलती थी, अब फिर चलने लगी,
मतलब आदमी घूम घाम के पहुंचा कहाँ, वहीं। फिर अब सिटी बढ़ने लगी कि नहीं, उसके मतलब अब फिर बाढ़ आएगी और फिर कोई सभ्यता नष्ट होगी। ठीक। तो बिरहा, अहिराई, और फिर इसके बाद है विदेशिया। ये भी तुमने बॉलीवुड में बहुत गाने सुने होंगे इसके आधार पे। हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट है वो उनका 3-4 ही सब्जेक्ट हैं। या तो कभी होली, ठीक है, या कभी विदेशिया, या कुछ फिर नॉर्मल सॉन्ग। तो जो नॉर्मल रहते हैं तो उनकी उम्र फिर लंबी नहीं रहती, वो आए गए और चले जाते हैं। मैंने बताया था बिरहा जो दर्द है उसकी उम्र ज़्यादा लंबी है। सुख का जो आर्ट है, सुख से रिलेटेड आर्ट है, जो ज़्यादा लंबी नहीं है। जैसे अब रोहित शेट्टी और इसकी फिल्में बनती हैं तो इनकी होप हो धमक वाली बस वहीं ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसी कोई आर्ट वाली फिल्म है, जैसे आपने वो उनका नाम सुना होगा, वो वाली मूवी का, मुगले आजम। मुगले आजम में भी आखिरी टाइम, हम पुरानी मुगले आजम, उसमें भी आखिरी टाइम में वो अनारकली को दीवार में चिनवा देते हैं। तो वो भी एक दुख भरा अंत था। ऐसी फिल्म है। या तुमने आनंद मूवी का नाम, आनंद मूवी देखी है? आनंद सुनी है बेटा? मास्टरपीस है, देखना। आखिरी में वो हीरो जो है वो मर जाते हैं, और वो आखिरी में मतलब मौत का महत्व बताओ। उन्हें पता है कि मुझे मरना है, महीने बाद, ये 7 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 दिन बाद, और फिर भी वो व्यक्ति खुश होकर जीवन जी रहा है और सबको, अपने आसपास वालों को खुश रखे। अमिताभ उसमें देख रहे हैं उनको कि भाई राजेश खन्ना को, यार तू खुश कैसे रह लेता है? बोले मौत तो अंतिम सत्य है, किसको नहीं मरना, कि उसके बहाने में आज से, और अपना अभी 40-50 साल भी कोई अंदेशा नहीं है तो भी अपन वैसे दुखी रहते हैं, ये होना वो होना। तो लाइफ तो है ही, सबको जाना है, वो अंतिम सत्य है। लेकिन अंतिम सत्य से पहले भाई जो खुश है, जो भी सब चीज़ें हैं वो तो कर लो, क्यों उसी के डर से वो करना। ठीक है, तो वो भी देखो एक कैसा दुख भरा अंत था दुख भरा, लेकिन वो भी सबसे बड़ा मास्टरपीस है कि नहीं। तो मैंने बताया दुख का चाहे सॉन्ग हो, चाहे मूवी हो, चाहे कहानी हो, चाहे शेक्सपियर की पूरी कहानियां दुख भरी हैं, इसलिए वो बड़े नाम है। आजकल का दर्शक जो है वो तो दर्द दुख को पसंद करने लगा है, समझने लगा है। जैसे वो मूवी आई थी राहुल जयकर वाली, कौन सी थी वो, आरोही लड़की थी वो, आस्की 2, वो खूब चली थी, वो दुख भरी ही तो थी। तेरे नाम क्या है, दुख भरी ही तो थी। मोस्टली अब ऐसी, अब तो मोस्टली बनी ऐसी रही है। आजकल तो आदमी कह रहा है कि भाई जी है कौन सी अभी, मतलब अब तो लगभग सब ऐसे, बाहुबली जैसी बड़ी सीरीज देख लो, हर चीज उसमें ही आ रही है। अब आदमी रियलिटी पे है, अब झूठी फर्जीवाड़े पे नहीं है कि भाई उसका मिलन हो गया और ये सब हो गया। बोले जरूरी नहीं है कि अब वो चीजें पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो विदेशिया का कंसेप्ट ये है, पहले विदेश का मतलब ये नहीं होता था कि वो पाकिस्तान ही जाए, बांग्लादेश ही जाए। पहले परदेश इतने में बोल देते थे, कोई बुंदेलखंड से व्यक्ति मालवा आ गया तो वो परदेश चला गया। उसका एक रीजन भी था, पहले एक रियासत होती थी तो वो रियासत को देश बोला गया। उस रियासत से बाहर चले गए तो क्या हो गया, परदेश। तो बिंद रियासत है, बिंद से कोई इंदौर आ गया तो मालवा रियासत में, तो परदेश हो गया कि नहीं। जहां तक एक राज्य वो एक देश, दूसरा है तो वो, तो ऐसे परदेश चलता था। तो जैसे आज की भी कई दादियां कह देती होंगी तुम लोग से, बेटा तो परदेश रहे, परदेश डला है, तो उनका मतलब परदेश ये नहीं है कि अपन वहाँ रह रहे हैं यूके या यूएस, तो उनके लिए ज़्यादा दूरी ही परदेश है। तो अब जिनकी घरों की स्थिति खराब होती थी, या रोजगार के लिए जिन्हें वापस जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, पढ़ने बाहर जाना पड़ता था, तो उनसे बिछड़ने की उसमें, ठीक है, दर्द हो खुशी हो सब में संगीत बीच में आ जाता है, इससे थोड़ा दर्द कम हो जाता है। ठीक है, उसके उसमें विदेशिया गाने गाए जाते थे। जैसे तुमने कुछ बॉलीवुड के सुने होंगे, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया, या फिर वो परदेश जाके परदेसिया। ठीक है, ऐसा कुछ है कि भूल ना जाना पिया, ऐसे कई गाने हैं परदेश पे बहुत बने हैं। राजा हिंदुस्तानी मान लो, ठीक है। या वो अपने हस्बैंडों पे ही लड़कियों को भरोसा नहीं होता था कि ऐसा ना हो वहां से दूसरी पकड़ लाए। ठीक है,
तो फिर वो उसी उसमें गाती थी, या लेटर लिखती थी, या जो भी तरीका है कि भैया परदेश जाके मुझे मत भूल जाना। ठीक है, तो उसके तो और फिर हाँ, ऐसा नहीं है कि अकेला ये महिला पुरुष का रहा हो या स्त्री पुरुष का रहा हो दुख, कभी कभी माता पिता का भी याद दुख रहा है। इसी स्टाइल में बॉलीवुड में लिखा गया, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश चला गया। उसका कंसेप्ट भी यही है, विदेशिया जैसा, अपने घर में भी है रोटी, है कि नहीं। तो वो सब जब बच्चे विदेश जाते थे, या मोस्टली हस्बैंड ही विदेश जाते थे, तो हस्बैंड वाइफ के उस पे है ये लिखा गया, उनके मार्मिक दुख पे और सब पे। तो ये देसी गाने जो लिखे गए हैं वो सब हैं विदेशी, और आज गाते हैं वो लोग इससे रिलेटेड। ठीक है, विदेशिया। इसके बाद है बेटा, यहां पर भी वो चलता है, क्या बोलते हैं, फाग। ये एरिया फाग वैसे बेसिकली यूपी से रिलेट है, भगवान कृष्ण वहीं से रहे। तो ये अब ये दोनों एरिया यूपी की बॉर्डर है, तो यहाँ भी फाग है और यहाँ भी फाग है। ईसुरी अपने मध्य प्रदेश के ये बड़े लोक कलाकार हैं फाग में, या जो होली वाले गाना है उनका नाम है ईसुरी। क्या नाम है? झांसी के पास इनका कार्य क्षेत्र रहा है मोस्टली, तो ये अपने एमपी से रिलेटेड एरिया है। यूसुरी की फागें बड़ी फेमस हैं, तो फागों से रिलेटेड नाम आए तो ये है कौन? ईसुरी। ठीक है, तो फागे इधर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है पंडवानी। ये तो जानते होगे, पंडवानी, पांडवों की कथाएं बघेलखंडी स्टाइल में, लोकल उसमें गाना। ठीक है, ये महाभारत की कथाओं को गाना पंडवानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का ये वो है, क्या बोलते हैं, राजकीय गायन। ठीक है, नृत्य वगैरह पंडवानी। इसमें एक बहुत बड़ी महिला है, बहुत फेमस महिला है, जिनका नाम बहुत चलता है और उन्हें पद्मश्री वगैरह भी शायद मिला है, मतलब बहुत फेमस नाम है, तीजन बाई। क्या नाम है? तीजन बाई। बड़ा जुड़ा हुआ नाम है, छत्तीसगढ़ की है, और ये एरिया छत्तीसगढ़ से भी लगा है। ठीक है, इस एरिया में तो होने को अब तुम आप देखो, तो ये अगर बघेलखंड है, ठीक है, और बघेलखंड है, तो बघेलखंड से अगर आप देखोगे, विचार करोगे, तो बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है सोनभद्र, और सोनभद्र के बाद लग जाता है बिहार। मतलब एक जिला है यूपी का बीच में। सोनभद्र बेटा ऐसा जिला है जो पूरे इंडिया का एकमात्र, चाहो तो लिख सकते हो, चाहे तो देख सकते हो, जिसकी 4 राज्य से बॉर्डर लगती है, एकमात्र ऐसा जिला। यहाँ एमपी, यहाँ छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ झारखंड, यहाँ बिहार, सोनभद्र। इसलिए क्राइम का एरिया भी है कि भाई क्राइम, मिर्जापुर वगैरह वो सब यहीं आसपास है, इसी के ऊपर। क्योंकि भाई अब यहाँ के क्राइम करके बिहार भाग जाएं, छत्तीसगढ़ भाग जाएं, और झारखंड चले जाएं, एमपी आ जाएं, ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। तो बिहार के पास में है, तो ये बिहार के पास में है, तो यहाँ छठ पूजा जैसी चीज़ें भी होती हैं। इनके खाना में भी कई बिहारियों जैसे वो हैं व्यंजन। ठीक, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, सोनभद्र निकले और क्या आ गया, बिहार आ गया। ठीक है, अब ये पंडवानी है, जो पंडवानी का असर ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, जैसे यहाँ ये मालवा या इंदौर में गरबा होता कि नहीं, गुजरात का पास में होने की वजह से उसका असर है। जैसे अपन ने आड़ा खड़ा बात की थी, रजवाड़ी, वो राजस्थान का है, लेकिन ये बॉर्डर राजस्थान से लगती कि नहीं। जैसे अब मालवी भाषा है, हिंदी में आप पढ़ोगे तो मालवी भाषा राजस्थानी लैंग्वेज का वो है, पार्ट है, बोली है। ठीक है, तो वो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान के टच वाला है। आप नीमच मंदसौर वालों की आवाज देखना, राजस्थान जैसी है खड़ी। ठीक, पंडवानी। पंडवानी के बाद यहाँ कुछ और अगर अपन सिंगिंग बात करें तो बिरहा हो गया, हाँ, बसदेवा। बसदेवा या बसदेवा सिंगिंग भी है, जो यहाँ से रिलेटेड है।
ठीक है। और फिर हाँ, इनकी लोकल वाली रहेगी, बघेलखंड के हैं तो कौन से रहेंगे, एक बघेलखंड लोकगीत। ठीक है। एक यहाँ घोकुल, वो क्या बोलते हैं, घोटुल जो प्रथा है ना, घोटुल बताया था, वो युवा गृह में लड़कियां लिव-इन टाइप में लड़का लड़की रहते हैं भाई शादी से पहले कि भाई चेक कर लो लड़का अच्छा है कि नहीं है या लड़की अच्छी है कि नहीं, बाद में वही जो है सामान या बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, नहीं तो आ जाओ कि आपकी छोरी बहुत परेशान कर रही है। ठीक है। तो ऐसा उन जनजातियों में चलता है, तो इसमें कहीं वो घोटुल वाला जो सॉन्ग है वो भी चलता है, घोटुल पाटा निचले निचले एरिया में, लेकिन मेन मेन तो यही है, बिरहा 1, बघेलखंडी लोकगीत 2, विदेशिया 3, फागे 4, पंडवानी 5, बसदेवा 6, मेन मेन यही है। ठीक है। या जो छठ पूजा में सॉन्ग गाए जाए वो, क्योंकि छठ पूजा भी यहाँ होती है। ठीक है। बिहार वालों का छठ पूजा दिवाली से भी बड़ा त्योहार है। ठीक है। तो ये कहाँ से रहा, बुंदेलखंड से, बघेलखंड से, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, निमाड़ देख ले, मालवा देखना है फिर। ठीक। ये अभी निमाड़ से आया था, जिसको पीएससी वालों ने तीनों में माना है, कलगी तुर्रा। ठीक है। तो ये एरिया है निमाड़। ठीक है। निमाड़, और निमाड़ की अगर हम बात करें प्रॉपरली, ठीक है, तो निमाड़ में एक सिंगिंग स्टाइल है जिसका नाम है कलगी तुर्रा। ये कैसा है इसको आप समझो। ठीक है। ये भी जवाबी टाइप का है, एक तरफ मेल रहेंगे एक तरफ फीमेल रहेंगे, एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष। कलगी जो रहती हैं वो बनती हैं पार्वती, वो पार्वती की फॉर्म होती हैं, और तुर्रा जो रहते हैं वो बनते हैं क्या, शिव जी। तो तुमने कुछ गाने सुने होंगे जिसमें वो पार्वती से शिव जी कहते हैं, अगर तुर्रा फॉर्म में, वही हस्बैंड वाइफ की लड़ाई और नोक झोंक टाइप में, और भगवान के रूप में कि तू मेरी भांग घोट दे, वो कहते मैं नहीं घोटूं चाहे मर जाऊं। ठीक है। बोले नहीं तुझे घोटना पड़े। ठीक है। जैसे वो सुना होगा, वो गणेश की मम्मी, सुना है, तो वो अब उसको क्या है, थोड़ा पॉपुलर फॉर्म दे दिया है, तो उसी का एक स्टाइल है ऐसा कुछ, वो गणेश की मम्मी ऐसे करके, और वो फिर कहते हो गणेश के पापा। मैं भैया भांग मांग नहीं घोटूंगी, मैं ये नशे वशे की चीजें से दूर रहती हूँ, तुम समझो अपना मैटर बाहर सॉल्व करते रहो। ठीक है। तो बोले कि नहीं वो तो जो भी है घोटना पड़ेगा, पर तुमने सब सुना है वो चीजें। तो शिवजी और पार्वती की जो है एक नोक झोंक कैसी कहानी है, तुर्रा जो बनता है कलाकार वो शिवजी का फॉर्म निभाता है, और कलगी जो रहते हैं वो पार्वती के फॉर्म बनाते हैं, और इस पे आधार पे वो गाने गाए जाते हैं। ठीक है। और ये मुख्यतः निमाड़ का ही है। अब निमाड़ में मान लो निमाड़ में है तो हो सकता है आसपास के थोड़े मालवा एरिया में भी आ जाता होगा, लेकिन बुंदेलखंड तो अन्याय है। भले पीएससी वाले कुछ कहें, पीएससी वालों को तो ऐसे 6 6 7 7 8 8 क्वेश्चन काट देते हैं, मतलब वही क्वेश्चन बना रहे हो, उन्हें ही आंसर नहीं। जैसे मान लो मैं तुम्हें टेस्ट बनाऊं, मैं ही क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे ही आंसर नहीं पता, तो मतलब ये है क्या। ठीक है। तो अब उनकी बुंदेलखंड मानने से देखो बेटा, बुंदेलखंड तो नहीं हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा अगर तुम हिसाब किताब के खींच खांच ले जाओ तो मालवा ले जाओ, क्योंकि भाई यहाँ का चीजें यहाँ हो सकती हैं थोड़ी बहुत ऊपर, पूरे जिलों में तो नहीं, निचले निचले जिलों में, लेकिन बुंदेलखंड भी उनने माना तो वो तो ठीक है। लेकिन कल्ली कल्ली तो कहाँ है, समझ गए। इसके बाद यहाँ बेटा निर्गुणिया सॉन्ग बहुत चलते हैं, निर्गुणिया, निर्गुणिया गायन।
देखो आप लोगों ने समझा होगा, जाना होगा, अच्छे से जानते भी होगे, जो कबीर की टीचिंग है, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, ठीक है। एक ईश्वर के उस रूप को मानते हैं जिसको बोलता है सगुण। जो जो सगुण मानते हैं, जैसे मीराबाई है या कुछ दूसरे लोग हैं या कई सगुण मानने वाले रूप वो हैं, तो उनके भगवान का एक रूप है, उनका एक आकार है, उनकी शक्ल है, उनकी सूरत है, उनकी मूर्ति है। जैसे अपन शिव भगवान श्री कृष्ण को सांवला मानते हैं, उनके सिर पे मोर पंख मानते हैं, या जो जहाँ भी या बांसुरी बांध के चलते, मतलब उनका एक रूप है, ठीक है। यार राम भगवान का अपन रूप के, राम भगवान बड़े शालीन, बड़े सब, और इस प्रकार से थे। बलराम गोरे थे, लक्ष्मण गोरे थे, एक उनका रूप माना अपन ने। राधा जो है वो ऐसी थी, सीता माता जो है वो ऐसी थी, ठीक है, ये रूप है। लेकिन अगर मुस्लिम और दूसरे लोगों पे जाएं तो वो अल्लाह या ईश्वर का कोई रूप नहीं बताते, उनका कोई उनने आकार नहीं बताया, उनकी कोई शक्ल नहीं बताई है, उनकी कोई सूरत नहीं बताई है। तो कुछ हिंदू धर्म में भी ऐसे हैं जो ईश्वर के सगुण नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? निर्गुण। ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर का कोई रूप नहीं हो सकता, वो कण कण में है, वो हवा में है, वो पानी में है, वो हर जगह है, ठीक है। तो इस प्रकार भी अपने यहाँ मानने वाले, और अपने यहाँ कई ऐसे ग्रुप रहे कि नहीं, अलग अलग संप्रदाय। किसी चैतन्य स्वामी ने कुछ संप्रदाय चलाया, शंकराचार्य ने कुछ, किसी ब्रह्माचार्य ने कुछ और, निम्बकाचार्य ने कुछ और, ऐसे सुने होंगे तुमने, वल्लभाचार्य नाम सुने, ठीक है। नहीं सुने होंगे तो आगे सुनने पड़ेंगे, पीएससी वालों को तो जरूर सुनना पड़ेंगे, हो सकता है पटवारी वालों का इससे बगैर काम चल जाए, ठीक है। और अब निर्गुण या गायन में तो ये बोला जाता है कि ईश्वर का कोई, जैसे कबीर की टीचिंग थी, कबीर के भगवान का कोई रूप नहीं था। कबीर का भगवान, जैसे कबीर ने बोला था, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, कुछ ऐसी लाइन बोली थी कि नहीं, कि ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना कैलाश पर्वत पे हूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ बोला था कि भाई मुझे अच्छे से ढूंढ दो, मेरे तेरे पास में हूँ, तेरे दिल में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ, ठीक है। यानी मेरा कोई रूप नहीं है, और मुझे तुम अगर मंदिरों में ढूंढता है, मुझे तुम पत्थरों में ढूंढता है या कहीं ढूंढता है, तो तू गलत है, ठीक है। मेरा कोई गुण नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है। उसी प्रकार, जिस प्रकार भारत की दृष्टि से देखा जाए तो कबीर थे, उसी प्रकार अगर मध्य प्रदेश और निमाड़ के जो कबीर कहलाते हैं, वो कहलाते हैं संत सिंगाजी। कौन कहलाते हैं? संत सिंगाजी। और संत सिंगाजी की भी टीचिंग लगभग ऐसे ही है। उनके भी भगवान का कोई रूप नहीं है, उनके भगवान का भी कोई आकार नहीं है, उनके भगवान का भी कोई गुण नहीं है। संत सिंगाजी और इनके जो भतीजे, या जो इनके बाद में उत्तराधिकारी बने, कालू जी महाराज, उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो गायन है, उनका जो भजन है, उनकी सब स्टाइल है, उनको भी निर्गुणिया ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्गुणिया। और इनको जिसने लिखा है संत सिंगाजी की किताब, उस व्यक्ति का नाम है क्या बोलते हैं यार, भरतरी नहीं, कुछ और नाम है जो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, खेमदास, जहां तक मुझे याद आ रहा है खेमदास ही है, ठीक है। तो ये निर्गुणिया गायन है कबीर की स्टाइल का, या कबीर जैसे किसने? संत सिंगाजी ने, मालवा के आसपास, वही निमाड़ के आसपास, कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो हर जगह मौजूद है, उसका कोई गुण नहीं है, उसे तुम कण कण में मानो, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शुद्धता में ही मौजूद है, ठीक है। तो निर्गुण की जो सीख देने वाले हैं, जो कि सगुण के विपरीत है, वो गायन क्या है? निर्गुणिया गायन। स्टार्ट किसने किया था गाना? संत सिंगाजी ने, ठीक है। संत सिंगाजी ने ईश्वर के ऊपर गाया, निर्गुण गाया, ठीक है। लेकिन संत सिंगाजी के जीवन पर, उनकी कहानी पर, उनके जो चमत्कार हैं उन पर, या उनके धार्मिक विश्वास पर, कुछ लोगों ने उन्हीं की जो कहानी, उन्हीं की जीवनी, उन्हीं की जीवन शैली पर गाने बनाए हैं या भजन बनाए हैं, उनकी आराधना में, उनकी पूजा में। उसको बोला जाता है सिंगाजी गायन। क्या बोला जाता है? सिंगाजी गायन। जैसे भगवान श्री कृष्ण कुछ और गाते थे,
जैसे भगवान ने गीता का उपदेश दिया तो वो भगवान के उपदेश है, और भगवान श्री कृष्ण पे अपन कुछ गाएं तो वो भजन है। भगवान बोले वो उपदेश है। तो इनने सिंघा जी ने जो बोला, जो उपदेश दिए वो निर्गुणिया है, और जो उनके जीवन पे बोले गए वो है क्या? सिंघा जी गायन। ठीक है, इसके बाद और हम आगे पहुंचते हैं। ठीक बेटा, जो भी लाइव वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, वो क्लास को लाइव कर ले, वो क्या बोलते हैं, लाइक कर लें, शेयर सब्सक्राइब वो कर लें। आप समझ सकते हो आपकी वीडियो बहुत अच्छे लेवल की जा रही है। इस बात की गारंटी लेता हूँ कि नहीं ऐसे लेवल का कोई पढ़ा रहा होगा, हमने भी नहीं पढ़ा था, वो तो हमने तुम्हें घोल के पूरा डाल दिया है, DU JNU हिस्ट्री मिस्ट्री पता नहीं कहाँ का। ये कोई मध्य प्रदेश में इस लेवल, या तुम्हें ऐसे ही बस अकेला मैटर पढ़ा देते हैं, बोले ऐसे ही चले जाओ, होता है कि नहीं? इतने लेवल पे कोई बात करता है, इतने कंसेप्ट तो समझाता है? 3 नंबर क्या तुम 5 11 में लिख लोगे इतना? और आप चाहे जैसा व्यापम कितना भी डीप क्वेश्चन आ जाए, यहीं से लोग लटकते अटकते हैं। कोई नहीं होगा कि इतना ये इन मैटरों पे इतनी बात करे, लोग गायन हो एक एक मैटर को ऐसे समझा के। ठीक है, इसके बाद यहां से चलता है संजा गायन। सुना है? लड़कियों को पता होगा, नहीं पता है? यहां भी है बेटा। एक संजा माता होती हैं हमारे बुंदेलखंड में, नवदुर्गा में उस समय नैरता नौरता या सुआटा बनता है, और यहाँ होती हैं संजा माता। तो जब वो श्राद्ध के दिन होते हैं तो 15 दिन छोरियाँ जो है संजा माता की पूजा करती हैं, एक चित्र सा बनाती हैं, गोबर से बनाती हैं कि नहीं, वो चित्र सा बनाती हैं, और उसके उपलक्ष्य में प्रतिदिन डेली ना गाना गाती हैं और बढ़िया एंजॉय करती हैं। और ये इसलिए रखे गए थे, अब तो नई छोरियों के लिए तो भाई ये स्कूल कॉलेज से फुर्सत ही नहीं है, और गोबर से हाथ लगा कौन रही, अब तो सब महारानी बन गई, घर घर विक्टोरिया है, गोबर से स्मेल आने लगी है। हद बात है, हमारी भी बहनें जब किसान और उस परिवारों की हैं, और यादवों के यहाँ तो भैंसे, यादव हुए गुर्जर हुए, इनके यहाँ तो भैंसे खूब होती हैं, जाट वगैरह मतलब है ही। अब हमारी बहनें यादव होने के बाद, हमारी भाभीयों को यादव होने के बाद उन्हें गुर्जर से, वो उससे क्या बोलते हैं, गोबर से बदबू आने लगी है। तो तुम सोचो अब देश का क्या होगा। समझ रहे हो? अपने इंडिया के बच्चे को, जो अपन ने इंडिया में ही सब आए हैं, जिसके बगैर अपना जीवन नहीं, अपने इंडिया के लोगों को संस्कार नहीं पता, इंडिया के लोगों को यहाँ की वो 4 वेद या नक्षत्र नहीं पता, तो समझो दे अगला भविष्य कितना खतरनाक होगा, है कि नहीं? तो ऐसी ये कंडीशन है। बताओ, मान लो यादवों को बच्चों को या गुर्जरों के बच्चों को भी गोबर से बदबू आने लगे, तो समझ लो क्या देश का फिर आगे भविष्य होने जाएगा। तुम समझ सकते हो, किसान के बच्चों को अगर खेत बुरा लगे, मिट्टी बुरी लगे, तो आप समझ सकते हो कि देश फिर गंभीर अवस्था में है कि नहीं? तुम चाहे जैसे इंग्लिश, अपन क्या है, अपन कभी अमेरिका या इंग्लैंड नहीं बन पाएंगे, अपन कभी अमेरिका और इंग्लैंड नहीं बन पाएंगे। अपन उनकी नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो ना अपन अमेरिका और इंग्लैंड रह पाएंगे, ना भारत रहेंगे। ये बड़ी गंभीर अवस्था रहेगी कि ना हम आसमान में रहेंगे, ना हम जमीन पर रहेंगे, बीच में लटके रहेंगे, सबसे खतरनाक, बड़ा गंभीर हाल होगा। ठीक है, ना हम कभी 100% कभी इंग्लिश हो पाएंगे, ना हम अंग्रेज और ना मॉडर्न हो पाएंगे, और ना कभी हम एकदम देसी रह जाएंगे। बीच के बंदे को समझ में नहीं आता, जाओ मरते हैं तब बीच के ही मरते हैं, मरते हैं कि नहीं? हमेशा पिसता है तो हमेशा कौन पछता है? बीच के ही पिसता है। ये सच्चाई है जमाने की। अब खुद समझो आप लोग, जैसे अब हम हैं, हमारे अब खुद अपने वो है, हम लोगों पर, अब हम लोग मतलब किसान परिवार से, तुम लोग भी हो अधिकतर। अब किसान परिवार के बच्चों को अगर मिट्टी लगने लगे, खेत बुरे लगने लगे, खेत पे धूप लगने लगे, तो हालत देखो क्या गंभीर होगी। यादव गुर्जर जाट लड़कों को या लड़कियों को गोबर से बदबू आने लगे, तो समझ लो देश मतलब बड़े खतरनाक, और गर्त से भी नीचे जाएगा। गर्त तो ठीक ठाक है, ठीक है। अब तुम ही लोग, अब तुमसे इंटरव्यू में इसलिए वही मेन चीजें पूछते हैं जो तुम्हारे धार्मिक, तुम्हारी जड़ों में है, और तुम वही नहीं बता पाते हो, इसलिए फेल हो जाते हो। भाई तुम चांद पे पहुंच जाओ,
लेकिन मिट्टी का तो तुम्हें इंडिया का आना चाहिए। मिट्टी मत छोड़ो, जड़ें मत छोड़ो, तब जाके तुम बेहतर ढंग से सिलेक्शन ले पाओगे, आदमी भी अच्छे बन पाओगे। ठीक है, सिंगाजी गायन हो गए। और दूसरा क्या है? संजा। तो पहले बेटा ये इसलिए रहते थे संजा वगैरह कि पहले की लड़कियां स्कूल नहीं आती थी। आती थी क्या? पढ़ती लिखती नहीं थी। अब आज के टाइम में क्या है कि लाइफ में एडजस्टमेंट सिखाना है आपको, ऊंच नीच भुलाना है, समानता सिखाना है। तो तुम अपने घर में दो चार बहन भाई हो तो तुम कहोगे कि पंखा के नीचे मैं यहीं सोऊंगी, तो तुम वहीं सोओगे, क्योंकि वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है। जैसे अब हमारी बहनें होती हैं, तो अब सर्दियों में क्या रहता है कि वो सर्दियों में उनकी जगह अलग हो जाती सोने की, और गर्मियों में उनकी जगह पंखा के नीचे होती है, कूलर में जो सबसे पहले है वहाँ बहन सोएगी, उसके बाद अगर जगह जो बच गई पीछे भैया सोएंगे। होता है कि नहीं? और घर में तुम्हारी जिद चलेगी, घर में वो कहेगी कि मैं पहले ये खाऊंगी, तो हाँ तू खा लेगी भाई, तुम्हारे परिवार के हैं। तो वो घर में कहेगी मैं ये करूंगी, मैं इधर जाऊंगी, तो सब सुनेंगे तुम्हारी। लेकिन जब तुम स्कूल कॉलेज में आओगे और तुम कहोगे कि मैं इसी टेबल पे बैठूंगा डेली, या मैं यहीं बैठूंगी, तो नहीं बैठ पाओगे। कोई वहाँ पहले आ जाएगा तो वो बैठ जाएगा, फिर तुम चाहे लड़ो चाहे कुछ करो। तब तुम्हें सच्चाई समझ में आएगी कि दुनिया में ऐसे होता है। दुनिया में एडजस्टमेंट, यहाँ नहीं बैठ पाए तो वहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ नहीं बैठ पाए वहाँ। क्लास में अगर लेट आए तो हो सकता है, चाहे तुम पीएम के बच्चे हो, तुम्हें सजा मिलेगी। हो सकता है तुम्हारी गलती करे तो तुम पिट भी जाओ। तो यहाँ तुम्हें तमीज से ही रहना पड़ेगा, सभ्यता से ही रहना पड़ेगा, जैसे सब रह रहे हो वैसा रहना पड़ेगा। तो पहले स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, तो इसलिए ये सब कॉपरेशन, टीम वर्क, जो मैनेजमेंट में तुम सीख रहे हो, ठीक है, पहले ये सिखाई जाती थी और उसके लिए ऐसे कल्चर डाले जाते थे। जैसे आपके मालवा निमाड़ में संजा है, ऐसे हमारे यहाँ नौरता या सुआठा है। ठीक है, तो उनके जो गीत होते हैं वो इसके माध्यम से। आजकल तो स्कूल कॉलेज हो गए, तो स्कूल कॉलेज में इतना बड़ा संघर्ष रहता है, तुम्हारा पग 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 सब सीख जाते हो, बोलना भी। उल्टा सीधा बोलोगे तो कोई मार देगा क्लास के कान में भटाक, तो अपने आप तुम्हारी उतर जाएगी कि ये घर नहीं है, ये स्कूल है। ठीक है, तो ये क्या है? संजा गायन। फिर अगला है इधर मसानिया या मसानिया। तो मसान मतलब क्या होता है? शमशान। तो जब अपन मर जाते हैं, हम तुम या जो भी है, ठीक है, अब अपना इसलिए लेते हैं कि भाई कोई दूसरा ना करे भाई हमें मार रहे हैं। तो जब कोई मर जाता है व्यक्ति, तो अब उसके बाद क्या कहा जाता है? लोग दुखी होंगे, उनके घर के परेशान होंगे। ठीक है, तब उनकी जो आत्मा है, उसकी आत्मा की अमरता के लिए, या ये बताने के लिए कि भाई मृत्यु अंतिम सत्य है, ठीक है, और उनके घर वालों को ढांढस बनाने के लिए, स्पेशली आदमी की जो आदमी मर गया है, आदमी का जो स्वर्गवास हो गया है, तो उसकी आत्मा की अमरता रहे, उसे स्वर्ग मिले। और ऊपर कई लोग हिंदू धर्म जो है इस लोक के बजाय उस लोक को भी मानता है, परलोक को भी मानता है। तो परलोक गमन उसका बेहतर हो, अगला जो तुम्हारी जो आत्मा है, तो अगले शरीर में जाए, वो अच्छे शरीर में जाए, या आत्मा की अमरता हो पाए। ठीक है, और वहाँ बेहतरी हो पाए। तो आत्मा की बेहतरी के लिए, अमरता के लिए, मृत्यु से रिलेटेड, या जब आदमी की जो घर से चिता वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, उसके मरने पर उसकी आत्मा की बेहतरी के लिए जो सॉन्ग गाए जाते हैं कि भाई मृत्यु अंतिम सत्य है, दुख मत हो, ये तो हर किसी के साथ होना है। तो आपने देखा होगा गम में भी आप गाना गा लेते हो तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, खुशी में भी गा लो तो दिल बेहतर हो जाता है। तो गाना गाने से, सिंगिंग से क्या होता है कि गम भी थोड़ा कम हो जाता है और खुशी भी बढ़ जाती है। तो वो मृत्यु की अमरता, आत्मा की अमरता और मृत्यु के दुख को कम करने से रिलेटेड जो सॉन्ग है, दैट इज नोन एज मसानिया। ठीक है, देखो तुम्हारे कल्चर में क्या प्यारी प्यारी शानदार चीजें हैं, लेकिन ये शायद तुम कम देख पाओ क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद पता नहीं कोई गाए ना गाए। ठीक है, दूसरा यहाँ है फिर वही रहेगा निमाणी लोकगीत।
निमाड़ी लोकगीत, ठीक है। और गरबा से रिलेटेड सॉन्ग गाए जाते हैं लोग, जैसे गरबा पे कुछ स्थानीय गाने गाए जाते हैं तो उन्हें गरबी बोला जाता है, हालांकि ये इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन वो मेन है, ठीक है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं किसमें, मालवा में। ये दिख रहे हैं क्या, कलर दिख रहा है, हाँ? ये कलर दिख रहा है, येलो वाला। ठीक है, तो मालवा में हम आते हैं तो भरथरी गायन। भरथरी जी की अपन बात पहले कर चुके हैं, धोखा मिला था इनको, ठीक है। तो इनने 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। एक का नाम है जो श्रृंगार परक है, तो श्रृंगार शतक। दूसरा इनका पॉलिसी या राज्य रिलेटेड है, तो नीति शतक। और एक है इनका वैराग्य शतक, ठीक है। तो भरथरी बाद में संत भी बनते हैं, बड़े बैरागी रहते हैं और बहुत फेमस होते हैं। और उज्जैन में इनकी वो गुफाएं और दूसरी चीज़ें बनी हैं। और जो नाथ संप्रदाय है, नाथ जिसके गोरखनाथ वगैरह और ये आदित्यनाथ वगैरह हैं, तो नाथ संप्रदाय का सेंटर भी है अपने यहाँ, एक केंद्र है, ठीक है, उज्जैन में। तो उससे रिलेटेड जो गायन है उनको बोला जाता है भरथरी गायन, ठीक है, जिसमें भरथरी जी की कथाएं रहती हैं, उनकी यात्राएं रहती हैं और नाथ संप्रदाय से रिलेटेड सॉन्ग रहते हैं, ठीक है। यहाँ भी है मालवी गायन, ठीक है। मालवी गायन में बहुत बड़े नाम है प्रहलाद सिंह टिपानिया, ठीक है, प्रहलाद सिंह टिपानिया बहुत बड़े नाम है, ठीक है, लिख लो साइड में, प्रहलाद सिंह टिपानिया। ठीक, फिर यहाँ भी मालवा से रिलेटेड या निमाड़ दोनों में ये चीजें होती हैं, जिसका नाम है संजा गायन। वहां भी बताया था वो संजा माता के उस पर किया जाने वाला, ठीक है, वो यहाँ भी है, ठीक। फिर हम बात करें बरसाती गायन। बरसाती गायन वही बरसात के मौसम में, मैंने बताया था कि बरसात के मौसम में आदमी फ्री रहता है, तो कहीं भी गांव में ग्रुप बना के मंदिर पे या जो भी खाली जगह होती है जहाँ उन्हें मिलती है, वहाँ ये गाने गाते रहते हैं। और भजन से रिलेटेड इसलिए गाते हैं ज़्यादातर चीज़ें कि आदमी का मूड अच्छा रहे, दिमाग अच्छा रहे, लड़ाइयाँ ना हो, विवाद ना हो, ठीक है। और इससे आदमी का लाइफ भी बेटर रहता है। बाकी नहीं होगा क्या, खाली बैठे रहेगा, लड़ेगा, गालियाँ देगा और पुलिस केस बनेंगे। तो पुराने लोगों ने ऐसी चीज़ें बनाई थी ताकि बेहतर गांव का जीवन बना रहे। 2 चीज़ें और हैं, ये कुछ यंत्र प्रयोग होते हैं जिसकी वजह से मालवी गानों को बोला जाता है भोपे गायन, ठीक है, और हीड़ गायन। गाना वही है लेकिन यंत्र बदल जाने की वजह से इनके नाम थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और फिर चंबल का बताया था, चंबल में तो गाने के लिए बस वही गोलियां हैं, ठीक है। हाँ बेटा, एक चीज इसमें और है, मालवा में शामिल होती है लावनी, जो महाराष्ट्र की है, हाँ। और महाराष्ट्र, यहाँ से महाराष्ट्र का भी कल्चर इससे मिला रहता है, लावनी, ठीक है। और मालवा में एक और है ढोला मारू की कथा, सुना है किसी ने, नाम बड़े फेमस है ढोला मारू की कथा, ये भी गाई जाती है, ठीक है। और हाँ, बुंदेलखंड में जो एक चीज़ मुझसे
छूटी है बुंदेलखंड में, वो है हरदौल की मनौती। बता चुका हूं मैं पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, बस अकेला गाना यही बचा बताना है। ठीक है, हरदौल की मनौती। ये हरदौल को मनाने का जो शादी में रिवाज होता है कि भाई हरदौल महाराज आप हमारे भी घर आओ, हमारी भी बच्ची की शादी है, और जैसे आपने अपनी भांजी की शादी सफल की थी, ऐसे ये सब भी आपकी ही भांजियाँ हैं। क्योंकि बताया था मैंने, हमारे बुंदेलखंड के ये राजा के छोटे भाई थे, या राजा वीर सिंह के लड़का थे। ठीक है, तो इनकी भी जो जनता है, प्रजा है, वो इन्हीं की हुई कि नहीं। और जब इनकी वो जहर खाने से या जहर देने से मृत्यु हुई थी, तो मैंने बताया था कि एक अमरता से एक चमत्कार हुआ था। जब जो अपनी भांजी की शादी में बुलाने पे आए थे कि नहीं, जब वो दूल्हा नाराज हो गया था, मॉर्निंग या सवेरे का कलेवा नहीं खा रहा था, बोले मैं तो दर्शन करूंगा, वो मामा कौन है जो इतना भयंकर ममेरा या भात लाए। बताया था कि नहीं, सोने की साड़ियाँ, सोने के बर्तन, और जो भी है, दूल्हा तो वही था, नहीं सोने का दूल्हा भी ले आते। ठीक है, तो हरदौल की फिर वो मनाया गया, फिर दर्शन किया गया, फिर लोगों ने निवेदन किया उनसे, वहाँ दूसरे लोग थे तो उन्होंने निवेदन किया कि भाई ऐसे जैसे आपने अपनी भंजी का मैटर सॉल्व कराया और ये शादी सफल बनाई, तो आपको आगे से वादा करना पड़ेगा कि भाई, और क्या है कि लोग उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, वो अल्प समय के लिए आए होंगे भगवान से परमिशन लेके, या कैसा भी कुछ रहता है कि नहीं अमर वालों का, कि भाई उतने ही टाइम रुक सकते, तो लोग जाने नहीं दे रहे, पकड़ के रह गए। तो उन्होंने कहा भाई मुझे जाना पड़ेगा, और मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, और नहीं पूरा सृष्टि का नियम बदल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, मुझे उनने उतने ही समय के लिए शरीर दिया है। ठीक है, तो लोगों ने उनसे वादा लिया कि भाई हमारी जब बच्चियों की शादी हो तो आप भी हमारी बच्ची भी आपकी भांजी के समान है, हम आपकी प्रजा हैं, तो उनकी भी शादी सफल बनाना। फिर हरदौल बॉस के बाद जाते हैं, तो हमारे यहाँ शादी का एक कार्ड जरूर हरदौल को दिया जाता है, उनको मनाने के लिए औरतें गाना गाती हैं, आओ लाला हरदौल ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो वो सब कहलाता है हरदौल की मनौती। ठीक है, काफ़ी, कोई समस्या? और अब आज के लिए यहीं समाप्त करें। ठीक है बेटा, ये मैं डीप से डीप पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से अच्छे पढ़ा रहा हूँ, मस्ती मजाक में पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार अच्छे से इसी को पढ़ लेना, इसी के बारे में सोचा करो, वो कहानी मानियों के बारे में भी मंथन किया करो कि सर इनने ये कहानी किसके आधार पर बताई थी, ये अपन हंसे मस्ती मजाक की थी तो किस आधार पर की थी, तो उस चीज़ पे बढ़िया गौर करो, तुम्हें कोई अतिरिक्त पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ जो नोट्स भी बना रहे हो, फिर शायद तुम्हें ये कहानी सुनने, बातें सुनने के बाद ये नोट्स भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सब याद आ जाएगा एग्जाम में वहाँ। ठीक है, बाकी अच्छे ऐसे ये मैप वाइज इन्हें नोट्स बनाना है, बुंदेलखंड के उसमें लिख लेना, हरदौल वाले हरदौल के में लिख लेना, ओ बघेलखंड वाले बघेलखंड में, मालवा वाले मालवा में, और जहाँ सो वहाँ बढ़िया बेड पे चिपका लेना। ठीक है, क्लास बेहतर लग रही हो ना लग रही हो तो भाई जो भी सुझाव हो वो मुझे दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जब क्लास बेहतर लग रही हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर मेयर जो भी है, ये क्लास वालों की मांग रहती है। ठीक, थैंक यू। और हाँ, अब अपनी क्लास जो है वो 6-7 दिन बाद रहेगी, मेरी वाली क्लास।